मेरा नाम वू यांग है। मैं भ्रम की धुंध में जागा। मेरा सिर दर्द से फट रहा था। बस कुछ पल पहले मैं ब्लू स्टार पर एक प्राइवेट यॉट पर पार्टी कर रहा था, लेकिन अब मैं एक लकड़ी के पिंजरे के अंदर कैद था। बाहर हवा में एक क्रूर लड़ाई की आवाजें भर रही थीं। मैंने देखा कि जानवरों की खाल पहने आदिम महिलाएं पत्थर की कुल्हाड़ियों और हड्डी के भालों से भयंकर लड़ रही थीं। अजीब बात यह थी कि मैं उनकी भाषा को पूरी तरह समझ रहा था। जल्द ही मुझे सच्चाई पता चली। मैं समय यात्रा करके उस दुनिया में पहुंच गया था जहां 100 साल की एक लंबी जंग ने लगभग सभी पुरुषों को मिटा दिया था। इस भूमि में पुरुष एक दुर्लभ और कीमती संसाधन थे, जिनका इस्तेमाल सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के लिए किया जाता था। ये कबीले मुझे पकड़ने के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। अचानक मेरे दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी, जिसने मल्टी रेशियल ब्लड लाइन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। इसने मुझे एक बिगिनर गिफ्ट दिया, जिसने मेरे शरीर को बदल दिया और मुझे टॉप प्रोफेशनल बॉक्सर की ताकत तथा अनंत सहनशक्ति दे दी। मैंने अपनी मांसपेशियों में शक्ति का उछाल महसूस किया। मुझे लगा जैसे मैं ठोस चट्टान को मुक्के से तोड़ सकता हूँ। लड़ाई खत्म हुई और विजेता मेरे पिंजरे के पास आईं। लीडर थी वायन, एक मजबूत और सुंदर चीफ जिसके बाल रेडिश ब्राउन थे, और एलिजा, एक रहस्यमयी हाई प्रीस्टेस जो सफ़ेद फर में थी। सिस्टम से उन्हें स्कैन करते हुए मैंने देखा कि दोनों में अद्भुत पोटेंशियल और स्पेशल टैलेंट थे। सिस्टम ने वादा किया, अगर मैं उनके साथ बॉन्ड कर लूं तो मुझे और भी बड़े रिवॉर्ड और नई टेक्नोलॉजी मिलेंगी। जब योद्धाओं ने मुझे पिंजरे से बाहर खींचा तो वे मेरे साइज और स्ट्रेंथ से शॉक हो गए। उन कमजोर पुरुषों के विपरीत, जिन्हें वे आमतौर पर पकड़ती थीं, मैंने दया की भीख नहीं मांगी। मैंने सिर्फ मुस्कुरा दिया। वायन ने दावा किया कि अब मैं उसके कबीले का हूं, लेकिन मेरे अलग प्लान थे। अपनी नई सिस्टम और एनहांस्ड बॉडी के साथ मैं उनका पपेट नहीं बनने वाला था। इसके बजाय मैं उन्हें रूल करने वाला और उनकी पूरी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने वाला बनने वाला था। सिस्टम से मिलने वाले पोटेंशियल रिवॉर्ड्स देखकर मेरी महत्वाकांक्षा जल उठी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं सिर्फ कैदी नहीं रहूंगा, मैं चीफ वायन और हाई प्रीस्टेस एलिजा दोनों को जीतकर अपनी सत्ता स्थापित करूंगा। यहाँ अच्छा जीवन जीने के लिए मुझे एब्सोल्यूट पावर चाहिए थी। सिस्टम ने मुझे ब्लैक रॉक ट्राइब को कनकर करने का क्वेस्ट दे दिया। वायन से शुरू करते हुए उसने मुझे साफ करने का ऑर्डर दिया, साफ तौर पर मुझे कबीले के लिए सिर्फ एक यूजफुल टूल मानते हुए। जैसे ही मैं स्ट्रीम में नहा रहा था, मैंने अपनी स्ट्रेंथ छिपाई नहीं। मेरा लंबा मस्कुलर बिल्ड, जो उन्होंने कभी देखे किसी भी आदमी से कहीं बेहतर था, महिला योद्धाओं को शौक और एडमिरेशन की स्थिति में छोड़ गया। मैं इस अटेंशन का मजा ले रहा था, ये जानते हुए कि आज रात सब कुछ बदल देने वाली थी। रोस्टेड मीट के खाने के बाद मुझे वायन के टेंट में ले जाया गया। एलिजा बाहर इंतजार कर रही थी, अपनी सिंपल फर आउटफिट में और भी ज्यादा स्ट्राइकिंग लग रही थी। मेरा कॉन्फिडेंट एटीट्यूड ने उसे क्लियरली फ्लस्टर कर दिया, जिससे वो ब्लश करते हुए मुझे जल्दी से अंदर ले गई। धीमे रोशनी वाले टेंट के अंदर वायन ने मुझे कमांड करने की कोशिश की, लेकिन मैं सबमिसिव प्रिजनर का रोल नहीं खेल रहा था। मैंने तुरंत कंट्रोल ले लिया, उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई और कोल्ड स्माइल के साथ उसकी आंखों में देखा। जब उसने अपनी अथॉरिटी जताने की कोशिश की तो मैंने अपनी एनहांस्ड स्ट्रेंथ से उसे ओवरपावर कर दिया। उसने योद्धा की स्पिरिट से फाइट बैक की, लेकिन मेरी पावर ओवरवेलमिंग थी। संघर्ष विल पावर की लड़ाई में बदल गया, जहां मैंने उसका प्राइड तोड़ दिया और उसे एहसास करा दिया कि ट्रू लीडर कौन है। रात के अंत तक वो पूरी तरह थक चुकी और डिफीटेड थी। सिस्टम ने मेरी सफलता कंफर्म की, दिखाते हुए कि उसका सबमिशन 100% पहुंच गया था। मिशन पूरा करने के रिवॉर्ड के रूप में सिस्टम ने मेरे शरीर में भारी एनर्जी की वेव भेज दी। मेरी स्ट्रेंथ और स्पीड ड्रामेटिकली बढ़ गई, पिछली लिमिट से बहुत आगे। मुझे लगा जैसे मैं 10 बैलों को एक साथ ओवरपावर कर सकता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ट्री अनलॉक कर लिया, जिसने मुझे स्मेल्टिंग और फोर्जिंग का ज्ञान दे दिया। सोई हुई चीफ के ऊपर खड़े होकर मुझे पता था कि मेरा सफर अभी शुरू हुआ था। मैंने लीडर को सिक्योर कर लिया था। अब मैं प्रीस्टेस और पूरे ट्राइब के फ्यूचर के लिए आ रहा था। ट्राइबल चीफ को सबड्यू करने के बाद मुझे अद्भुत एनर्जी का सर्ज महसूस हुआ। सिस्टम रिवॉर्ड्स ने सिर्फ मेरी थकान ठीक नहीं की, बल्कि मेरे शरीर को उस पावर लेवल तक ले गए जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ट्री अनलॉक कर लिया। ये टोटल गेम चेंजर था। अब मैं स्टोन एज ट्राइब को ब्रॉन्ज या यहां तक कि आयरन एज की ओर ले जा सकता था। लेवल 20 पर अपने अपडेटेड स्टेट्स देखकर मुझे गहरी संतुष्टि हुई। मेरा प्लान काम कर रहा था। अगली सुबह मैं टेंट से पूरी तरह रिफ्रेश्ड होकर बाहर निकला। मैंने हाई प्रीस्टेस एलिजा को बाहर इंतजार करते पाया। वो मुझे चीफ के साथ पूरी रात बिताने के बाद भी इतना लाइवली देखकर स्टन हो गई। जब उसने वाइएन को चेक किया तो पाया कि वो पूरी तरह ड्रेन्ड थी और कई दिनों के रेस्ट की जरूरत थी।
ये उनके ट्राइब में अनसुना था, क्योंकि चीफ उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर थी। खबर पूरे कैंप में तेजी से फैल गई। महिला योद्धाएं शॉक हो गईं कि उनकी पावरफुल लीडर टेंट से बाहर नहीं निकल पा रही थीं, जबकि मैं स्ट्रीम में कैजुअली वॉशअप कर रहा था और पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था। एलिजा ने मुझे बताया कि चीफ को रिकवर होने में 3 दिन लगेंगे। उसने समझाया कि मेरा सिर्फ एक ड्यूटी चीफ के लिए अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखना थी और मुझे प्राइवेट टेंट तथा बेटर फूड दिया जाएगा। मुझे ये स्पेशल ट्रीटमेंट पसंद आया, लेकिन मैंने एलिजा को क्लियर कर दिया कि मैं सिर्फ कंफर्टेबल लाइफ से ज़्यादा चाहता हूँ। मेरा बोल्ड एटीट्यूड और इंटेंस गेज ने उसे क्लियरली नर्वस कर दिया, जिससे हाई प्रीस्टेस ब्लश कर गई और अपनी नॉर्मल कूलनेस खो बैठी। अपने नए स्टडी टेंट में बसकर मैंने अपना स्टेटस फिर चेक किया। बिना स्पेशल स्किल्स यूज किए भी अब मैं टेरिटरी का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था। अब मेरे पास जो इंडस्ट्रियल नॉलेज था, उसके साथ मैं इस प्रिमिटिव वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार था। मैं टेक्नोलॉजी की पावर से ट्राइब का रिस्पेक्ट जीतने और आखिरकार अपना डेस्टिनी कंट्रोल करने की प्लान बना रहा था। लेवल 20 पहुंचने के बाद मुझे इस नई लैंड में पूरी तरह सेफ और कॉन्फिडेंट फील हो रहा था। मैं अब महज एक प्रिजनर नहीं था, मैं एक ऐसा मैन था जिसके पास फ्रीली मूव करने की पावर और सब कुछ बदलने का नॉलेज था। मेरा पहला बड़ा गोल इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ट्री था। मैं अपने टेंट में समय बिताकर एनिमल स्किन्स पर चारकोल से फर्नेस और टूल्स के ब्लूप्रिंट्स बना रहा था। मुझे पता था कि एक बार मैं आयरन वेपन्स और टूल्स इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो ट्राइब मेरी पावर और इंटेलिजेंस का सचमुच रिस्पेक्ट करेगा। उन पहले कुछ दिनों में मैं एक लेजेंड बन गया। महिलाएं फुसफुसा रही थीं कि मैंने उनकी पावरफुल चीफ वायेन को कैसे थका दिया था, जो 3 दिन तक टेंट से बाहर नहीं निकली थी। वे मुझे बेस्ट फूड ला रही थीं और मैं फ्री टाइम में उनके जीवन का स्टडी कर रहा था। ये एक हार्ड लाइफ थी। वे स्टोन एज में फंसे हुए थे, बोन स्पीयर्स से हंटिंग करते थे और अक्सर भूखे रहते थे। इससे भी बदतर, दूसरे ट्राइब्स यहाँ पैदा होने वाले किसी भी बेबी बॉय को चुरा लेते थे, जिससे पॉपुलेशन ग्रो करना इम्पॉसिबल हो गया था। तब मुझे एहसास हुआ कि ये ट्राइब मुझे कितना ज़्यादा ज़रूरत था। हाई प्रीस्टेस एलिजा मुझे डिनर लाने और चीफ की रिकवरी की न्यूज़ देने आई। वो मेरे ड्राइंग्स के बारे में क्यूरियस थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मेरे आसपास बहुत नर्वस भी थी। मैंने मौका नहीं छोड़ा और उसके कान में फुसफुसाकर उसे टीज किया, जिससे वो ब्लश कर गई। सिस्टम ने तुरंत मुझे उसका दिल जीतने का नया मिशन दे दिया। अगर मैं सफल हुआ तो मैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी अनलॉक कर लूंगा, जिसका मतलब था कि हम आखिरकार अपना खुद का फूड उगा सकेंगे और भूखे नहीं रहेंगे। एलिजा जैसी वाइस किसी को जीतने के लिए मुझे पता था कि ब्रूट फोर्स काम नहीं करेगा। मुझे उसे एक मिरेकल दिखाना होगा। मेरा प्लान था कि उसके सामने ही स्टोन को मेल्ट करके लिक्विड आयरन बना दूं। उस तरह की पावर उसे मुझे सिर्फ एक मैन से ज्यादा एक गॉड के रूप में देखने पर मजबूर कर देगी। आखिरकार मैं वाइन के पास वापस गया। वो अपने बेड पर बैठकर अपनी स्टोन एक्स पॉलिश करने की कोशिश कर रही थी और स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता था कि हमारे बीच जो हुआ था उसका असर अभी भी था। मैं सीधे उसके पास गया, उसका फेवरेट वेपन उठाया और उसे ट्रैश की तरफ फेंक दिया। मैं तैयार था उसे दिखाने के लिए कि उसके पुराने तरीके खत्म हो चुके हैं और नया एरा शुरू हो रहा है। उसका एक्सप्रेशन कोल्ड था, जैसे वो सीधे वू यांग की आंखों में देख रही हो और लीडर के रूप में अपनी अथॉरिटी वापस पाने की कोशिश कर रही हो। हे, क्या तुम्हें इतना हार्टलेस होने की जरूरत है? वू यांग के पास जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं यहाँ अपना ड्यूटी पूरा करने आया हूँ। निश्चित रूप से लीडर, तुम भूली नहीं होगी। वो मुस्कुराया और करीब आ गया। हमारे ट्राइब के फ्यूचर के लिए मुझे और ज्यादा हार्डवर्क करना चाहिए। हाई प्रीस्ट ने कहा था कि लीडर को जल्द ही हेयर्स होने चाहिए, है ना? ये सुनकर वायन का चेहरा लाल हो गया। उसने होंठ काटे और नजरें फेर लीं, उसकी आंखों से मिलने में असमर्थ। उस नाइट की मेमोरी अभी भी उसके मन में थी, लेकिन ट्राइब के लीडर के रूप में वो कैसे एक ऐसे मैन को, जिसे सिर्फ ब्लड लाइन जारी रखने के लिए पकड़ा गया था, स्थिति पलटने दे सकती थी और खुद को कोने में महसूस कर सकती थी। लग रहा था जैसे वो खुद हंटेड हो रही हो। ये विचार वाइन के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल था। तुम वापस चले जाओ, आज मैं मूड में नहीं हूं। तुम मूड में नहीं हो? वो यांग ने उसका वाक्य पूरा किया। कोई बात नहीं, मैं मूड में हूं और मैं खुद हार्डवर्क संभाल सकता हूं। वो रिएक्ट करने से पहले वो यांग ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। छोड़ दो। वायन ने एक पल संघर्ष किया, लेकिन फिर उसने जेंटली उसे किस किया। वो फ्रीज हो गई, उसका रेजिस्टेंस फेड होने लगा और उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये मैन हमेशा इतना बोल्ड, इतना कॉन्फिडेंस से भरा था। जब वो लगभग सांस लेने में असमर्थ हो गई तो वू यांग ने आखिरकार उसे रिलीज कर दिया। वायन कमजोर होकर उसके ऊपर झुक गई, उसका चेहरा फ्लश्ड, सांस भारी। लीडर, वू यांग ने सॉफ्टली कहा, उसकी डेज्ड आंखों में देखते हुए, क्या तुम मुझे ट्राइब और रोलैंड एम्पायर के बारे में और बता सकती हो?
वायन पजल्ड लग रही थी। क्या तुम रोलैंड एम्पायर से नहीं हो? फिर पूछ क्यों रही हो? मैं वहां से नहीं हूं, वू यांग ने क्वाइटली कहा, उसके बालों को साइड करते हुए। मैंने सुना है कि रोलैंड लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया। मैं मदद करना चाहता हूं। उन शब्दों पर उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया। मदद? कैसे? वो एम्पायर इतना पावरफुल है कि सब कुछ कुचल सकता है। वायन ने मॉकिंगली कहा, मेरी बाहों से छूटकर टेंट के एंट्रेंस पर चली गई और डार्क नाइट स्काई को देखा। उसकी आंखों में हेट की ग्लिमर दिखाई दी। उनकी कैवलरी सिल्वर मेटल आर्मर पहनती है, स्ट्रॉन्ग बो और क्रॉसबो कैरी करती है, और उनके पास वेपन्स हैं जो फायर शूट कर सकते हैं। जहां भी जाते हैं कोई उनके सामने नहीं टिक सकता। लगभग 100 साल पहले वे अचानक ग्रेट वाइल्डरनेस माउंटेन्स के पार प्रकट हुए और हमारे सभी ट्राइब्स पर अटैक शुरू कर दिया। उस वॉर ने माउंटेन ट्राइब्स के लगभग सभी मैन को मिटा दिया। रोलैंड लोगों का क्लियर गोल सभी मैन को मारना और हमारे रिसोर्सेज पर कब्जा करना था। हमारे वॉरियर्स उनके सामने लगभग पावरलेस थे। स्टोन एक्सिस उनके आर्मर को नहीं तोड़ सकती थीं और वुडन स्पीयर्स उनके करीब भी नहीं पहुंच सकते थे। उनकी स्वॉर्ड्स शार्प हैं और उनके जाइंट एक्सिस सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वॉर लंबे समय तक चला। कई ट्राइब्स या तो डिस्ट्रॉय हो गए या गहरे माउंटेन्स में छिपने को मजबूर हो गए, स्ट्रगल करते हुए सर्वाइव करने के लिए। वेपन्स दैट शूट फायर? वू यांग ने फ्राउन किया। ये तो गन्स जैसा लग रहा था। क्या ये पॉसिबल है कि इस वर्ल्ड में पहले से ही ऐसी सिविलाइजेशन है जो फायर आर्म्स के एज तक पहुंच चुकी हो? जबकि वायन के लोग अभी भी स्टोन एज में थे, उनके बीच का गैप एनॉर्मस था। कोई वंडर नहीं कि वे इतनी आसानी से डिफीट हो गए। मुझे डिटेल्स नहीं पता, वायन ने साइड किया। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि रोलैंड लोग उन वेपन्स को मैजिक एल्केमी गन्स कहते हैं। ये वेपन्स एक्सट्रीमली पावरफुल हैं। वे दर्जनों स्टेप्स दूर से सॉलिड रॉक को आसानी से पियर्स कर सकते हैं। और उनके पास फ्लाइंग आयन बीस्ट्स भी हैं जो स्काई से एक्सप्लोजिव आयन बॉल्स ड्रॉप कर सकते हैं। मैजिक एल्केमी गन्स, फ्लाइंग आयन बीस्ट्स, एक्सप्लोजिव आयन बॉल्स। ये प्योर टेक्नोलॉजी जैसा नहीं लग रहा था, ये साइंस और मैजिक का मिक्स लग रहा था। लगता था कि रोलैंड लोगों ने पहले ही मैजिक को वेपनरी के साथ कंबाइन कर लिया था। वू यांग को एहसास हुआ कि सिचुएशन उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी जितना उसने सोचा था। हम लगातार फाइट बैक कर रहे हैं, लेकिन हमारा ट्राइब छोटा होता जा रहा है। हमारे लिए रोलैंड लोग इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट हैं। वायन का एक्सप्रेशन डिम हो गया। इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट? नहीं चीफ, अब जब मैं यहां हूं तो रोलैंड आर्मी के खिलाफ खड़े होने का अभी भी चांस है। वू यांग ने हर शब्द फर्मली कहा। और तुम वायन, तुम्हें बस अपने लोगों को मेरा फॉलो करने के लिए लीड करना है। तुम्हारा फॉलो करें? वायन ने मॉकिंग स्माइल के साथ मुड़कर देखा। दैट्स राइट। वू यांग ने उसके सार्केज़म को इग्नोर किया। मैं तुम सबको इन माउंटेन से बाहर निकालूंगा और तुम्हें वो सब रिक्लेम करने में मदद करूंगा जो तुम्हारा है। क्या तुम क्रेजी हो या मैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहां तुमसे नॉनसेंस बात कर रही हूं। तुम तो बस हमारा कैप्चर किया हुआ टूल हो। अब जाओ, वरना मैं वादा नहीं कर सकती कि मैं अपना टेम्पर नहीं खोऊंगी। वायन को लगा कि उसके अपने माइंड में कुछ गड़बड़ है और वो इरिटेट हो गई। वू यांग मुस्कुराया, लेकिन आर्ग्यू नहीं किया। अचानक उसकी प्रेजेंस पूरी तरह बदल गई। वायन की आंखों के सामने वू यांग ने अपना बीस्ट ब्लड इग्निशन स्किल एक्टिवेट कर दिया। बीस्ट ब्लड इग्निशन LV20 एक्टिवेटेड। एक फेंट रेड एनर्जी की वेव फूट पड़ी। वू यांग की स्किन पर रेड लाइंस दिखाई दी और एक वाइल्ड पावरफुल ऑरा पूरे टेंट में भर गया। वायन उस फोर्स से ओवरवेल्म हो गई, पूरी तरह शॉक हो गई। बीस्ट ब्लड इग्निशन? तुम्हें ये स्किल कैसे पता? ये तो सिर्फ हमारे लोगों की ब्लड लाइन से पास डाउन पावर थी। कोई आउटसाइडर इसे नहीं सीख सकता। फिर भी वू यांग का वर्जन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग और इंटेंस था, उसकी अपनी कंट्रोल से कहीं आगे। इम्पॉसिबल! तुम बीस्ट ब्लड इग्निशन कैसे यूज कर सकते हो? वायन ने वू यांग को ऐसे देखा जैसे वो कोई मॉन्स्टर हो। तुम्हारी वजह से, माय डियर लीडर, वू यांग ने टीजिंग स्माइल के साथ कहा, जैसे वो अपनी एनर्जी शांत कर रहा हो। मेरी वजह से? 3 रात पहले जब हमारी ब्लड लाइन्स कनेक्ट हुईं तो मैंने न सिर्फ बीस्ट ब्लड इग्निशन स्किल सीख ली थी, उसने कहा, बल्कि मेरी स्ट्रेंथ भी तुमसे आगे निकल गई थी। वू यांग ने कैजुअली वायन की स्टोन एक्स उठाई और टेंट के एंट्रेंस की ओर स्विंग की। हिंसक फोर्स ने एयर को स्प्लिट कर दिया। इतनी स्ट्रॉन्ग गस्ट बनी कि टेंट क्रीक किया और लगभग ढहने वाला था। अनबिलीवेबल! वायन इसे मुश्किल से एक्सेप्ट कर पा रही थी, लेकिन वो क्लियरली महसूस कर रही थी कि उससे आने वाली ओवरवेलमिंग पावर। अगर वो अब वू यांग को सबड्यू करने की कोशिश करती तो गहराई में उसे डर लग रहा था। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वू यांग, तुम एग्जैक्टली कौन हो?
वो जो तुम्हारे ब्लैक रॉक ट्राइब को स्ट्रांग बनाएगा। वायन, तुम्हें बस ये बिलीव करना है कि मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा। तो क्या सोचती हो? अब मैं सिर्फ एक टूल नहीं हूं, राइट? मेरे साथ काम करो और मैं तुम्हारे लोगों को ग्रेटनेस की ओर लीड करूंगा। वू यांग के शब्द दृढ़ और पावरफुल थे। वायन का दिल वेवर किया और वो लंबे साइलेंस में पड़ गई। वू यांग ने उसे इंटरप्ट नहीं किया, वो क्वाइटली इंतजार करता रहा। ऑल राइट, वायन ने आखिरकार कहा, सिर उठाकर सीरियसली उसकी ओर देखते हुए। मैं मानती हूं कि आज रात तुमने जो किया वो मुझे सचमुच सरप्राइज कर गया। वू यांग, अगर तुम में सचमुच ये एबिलिटी है तो मैं तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं और मेरा कबीला फुली तुम्हारा फॉलो करे तो तुम्हें हमें कुछ और ज्यादा कन्विंसिंग दिखाना होगा। वू यांग ने नोट किया। गुड, मुझे यही सुनना था। स्टार्टिंग टुमारो मैं चाहता हूं कि तुम कुछ करो, उसने कहा। गो अहेड, वायन ने डीप ब्रेथ लेकर जवाब दिया। जब तक रीजनेबल हो मैं कोऑपरेट करूंगी। वू यांग संतुष्टि से मुस्कुराया। गुड, टुमारो ट्राइब की 50 स्ट्रॉन्गेस्ट महिलाओं को गैदर करो और मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन माइन करने ले जाऊंगा, माइनिंग और आयरन टूल्स फोर्जिंग के लिए। अगली सुबह ब्लैक रॉक ट्राइब का कैंप नॉइज और एक्साइटमेंट से भरा था। लोग वायन के टेंट से आने वाली स्ट्रेंज साउंड्स के बारे में विस्पर कर रहे थे, सोच रहे थे कि किस तरह की पावर ने इतना कमोशन किया। कई महिला योद्धाएं वू यांग को क्यूरियोसिटी और ऑ के साथ देख रही थीं। चीफ वायन ने गॉसिप को इग्नोर किया। अर्ली मॉर्निंग में उसने खुद ट्राइब की 50 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को सिलेक्ट किया। कोई नहीं जानता था कि उनकी लीडर क्या प्लान कर रही हैं। हाई प्रीस्टेस एलिजा को भी ग्रुप के फ्रंट में बुलाया गया। चीफ, तुम क्या प्लान कर रही हो? तुम हमारे बेस्ट वॉरियर्स को सब ले जा रही हो। कैंप के डिफेंस का क्या होगा? माइनिंग एंड आयरन स्मेल्टिंग। वायन का जवाब सिंपल था। एलिजा सरप्राइज और जॉय से आंखें फैला गई। चीफ, तुमने आयरन स्मेल्टिंग का सीक्रेट मास्टर कर लिया है। ये वंडरफुल है। अब हम रियल वेपन्स बना सकेंगे और बहुत स्ट्रांग हो सकेंगे। वायन ने सिर हिलाया। नॉट मी। उसने वू यांग की ओर देखा जो उनकी तरफ आ रहा था। हिम। चीफ, क्या हम सचमुच उसके वर्ड्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं? एलिजा ने हिचकिचाते हुए पूछा। दैट्स इम्पॉसिबल। उसने सचमुच तुम्हें सरपास कर दिया। अनबिलीवेबल। उसकी रिएक्शन ठीक वैसी ही थी जैसी वायन को एक्सपेक्टेड थी। वेल, अगर वो सचमुच हमें आयरन टूल्स बनाने में मदद कर सकता है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्योंकि चीफ ने अग्री कर लिया था, अब आर्ग्यू करने का कोई पॉइंट नहीं था। इज एवरीथिंग रेडी? वू यांग ने पास आते हुए वायन की ओर ग्लांस किया। वी कैन लीव एनी टाइम, वायन ने नोट किया। उसकी एक्सप्रेशन अब पहले से सॉफ्टर थी। 50 महिला योद्धाओं ने एक दूसरे को ग्लांस किया। क्या चीफ सचमुच इस मैन के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रही थी? वू यांग ने नोट किया और एलिजा की ओर इंटरेस्ट से देखा। इज द हाई प्रीस्टेस कमिंग टू? ऑफ कोर्स, आई वांट टू सी व्हाट यू आर रियली अप टू। एलिजा अभी भी उसे ट्रस्ट नहीं करती थी और उसे कोल्ड लुक दिया। देन लेट्स गो, वू यांग ने स्माइल के साथ कहा। एवरीवन, ब्रिंग योर टूल्स एंड फॉलो मी। वायेन और एलिजा वू यांग के पीछे चले, जबकि 50 फीमेल वॉरियर्स ट्राइब के गेट से बाहर निकली। उनकी डायरेक्शन क्लियर थी। वू यांग ने पहले ही अपनी सिस्टम की डिटेक्शन एबिलिटी से कैंप से करीब 5 किलोमीटर दूर एक छोटी ओपन पिट आयरन माइन का पता लगा लिया था। वे रग्ड फॉरेस्ट से गुजरे। फीमेल वॉरियर्स स्ट्रॉन्ग और एजाइल थीं, रफ टेरेन को आसानी से क्रॉस करती हुई। उन्हें सबसे ज्यादा सरप्राइज इस बात का हुआ कि वू यांग की इंड्योरेंस उनसे भी ज्यादा लग रही गई। वो हमेशा ग्रुप के फ्रंट में चल रहा था, उसके स्टेप्स स्टेडी और काम। इतनी देर चलने के बाद भी उसके शरीर पर एक ड्रॉप स्वेट नहीं था। एलिजा, जिसकी स्टैमिना ट्राइब में सबसे वीक थी, 1 घंटे से भी कम में आउट ऑफ ब्रेथ हो गई। उसका फोरहेड फाइन स्वेट से कवर था। उसने आगे की रिलैक्स्ड फिगर को देखा और आखिरकार खुद से मान लिया कि वायेन ने जो कहा था वो ट्रू था। इस मैन की स्ट्रेंथ इंडीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। लगभग 2 घंटे बाद वू यांग एक छोटी माउंटेन हॉलो के सामने रुका। दिस इज द प्लेस, उसने कहा। उसने माउंटेन वॉल के एक सेक्शन की ओर पॉइंट किया जो काफी ऑर्डिनरी लग रहा था। फीमेल वॉरियर्स रुकी और क्यूरियसली चारों ओर देखने लगी। वहां सिर्फ रॉक्स और वीड्स थे। आई नो वॉट यूर थिंकिंग, वू यांग ने वॉल के पास जाकर सतह पर एक्सपोज्ड कुछ रेडिश ब्राउन स्टोन्स की ओर पॉइंट करते हुए कहा। डू यू सी दीज रॉक्स? महिलाएं इकट्ठी हुईं और उन्हें क्लोजली एग्जामिन किया। ज्यादातर स्टोन्स रेडिश ब्राउन थे, जिनमें ब्लैक स्ट्राइक्स और स्पॉट्स मिक्स थे। वे ऑर्डिनरी रॉक्स से अलग लग रहे थे। इज दिस आयरन ओर? एलिजा ने अभी भी सांस संभालते हुए पूछा। इट सीम्स द हाई प्रीस्टेस ऑलरेडी न्यू वाई वी केम हियर। वू यांग ने उसकी ओर ग्लांस करते हुए नॉट किया। यस, दिस इज आयरन, या द काइंड ऑफ स्टोन यूज टू मेक मेटल टूल्स। लेंड मी योर एक्स। वायेन ने एक मोमेंट हिचकिचाया। ये पहला टाइम था जब वू यांग ने उसे सबके सामने नाम से पुकारा था, लेकिन उसे माइंड नहीं हुआ और उसने स्टोन एक्स उसे फेंक दी। वू यांग ने आसानी से पकड़ ली। फिर सबके सरप्राइज में उसने हैवी एक्स हाई उठाई। एक रेडिश ब्राउन रॉक ब्रेक ऑफ हो गया। वू यांग ने उसे कैजुअली पिकअप किया।
दिस इज आयरन, उसने कामली कहा। When this kind of stone melts in fire, it turns into something 100 times stronger than your stone axis. What? Stone melting in fire? That's impossible. ग्रुप में डिसबिलीफ की मरमुराहट हुई। आयरन टूल्स आर मेड फ्रॉम these stones. वायन ने वू यांग के हाथ से ओर लेते हुए वंडर भरी आंखों से पूछा। That's right. But to turn them into iron, we'll need a special smelting method. In the future, we can use these iron ores to make weapons, swords, axes, spears, armor and more. वू यांग ने आत्मविश्वास से नोट किया, उनके सामने फैले विशाल माउंटेन ऑफ ओर की ओर पॉइंट करते हुए। Today's task is to dig out as many of these stones as we can and bring them back to the tribe. ये सुनकर एलिजा की आंखें लाइट अप हो गई। If that's true, our Black Rock tribe will become the strongest tribe in the Great Wilderness Mountains. वायेन ने अग्रीमेंट में नोट किया। ये इंडीड ऐसा इवेंट था जो उनके लोगों के फेट को चेंज कर सकता था। Everyone take a good look and remember what iron ore looks like. ठीक वैसे ही जैसे वू यांग ने डिस्क्राइब किया था, वायेन ने तुरंत ट्राइब को ऑर्डर्स दे दिए। Everyone start digging. Yes, वायेन के कमांड पर लोग अपनी स्टोन एक्सेस और पिक्स से रॉक्स पर स्ट्राइक करने लगे। हालांकि आयरन ओर बहुत हार्ड था और माइनिंग स्लो थी, किसी ने कंप्लेन या फिटीग नहीं दिखाई। एलिजा पास में खड़ी बिजी सीन देख रही थी, फिर हाई रॉक पर रेस्ट कर रहे मैन को देखा। हे, व्हाई आर यू बीइंग लेजी अप देयर? वू यांग घास का ब्लेड चबाते हुए ने श्रक किया। यू सेड आई डिडंट हैव टू वर्क, रिमेंबर? फॉरगेट हिम, हाई प्रीस्टेस, कम हेल्प अस डिग। वायेन ने एलिजा को बुलाया और वू यांग खुशी से फ्लैट घास पर लेट गया, सन एंजॉय करने। माइनिंग सूरज वेस्ट में सेट होने तक चली। ब्लैक रॉक ट्राइब की 50 स्किल्ड फीमेल वॉरियर्स के एफर्ट से उन्होंने वेरियस साइज के 100 से भी ज्यादा आयरन ओर पीसेस कलेक्ट किए। ये गुड हार्वेस्ट था। वापसी की जर्नी पहले से भी हार्डर थी। हर पीस हैवी था, सेम साइज के ऑर्डिनरी स्टोन से कहीं ज्यादा। हर वॉरियर डजन्स पाउंड्स आयरन ओर कैरी कर रही थी, फिर भी कोई थकी नहीं लग रही थी। इसके बजाय उनके फेस पर एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन था। वे सब इमेजिन कर रही थी कि जब ये ओर्स वेपन्स में बदल जाएंगे तो क्या होगा। जब वे कैंप में वापस पहुंची तो पूरा ट्राइब स्टर हो गया। महिलाएं हंटिंग टीम के अराउंड गैदर हुईं, हैवी स्टोन्स को क्यूरियसली देख रही थी। What kind of stones are these? Why are they so heavy? I heard the chief brought this from a nearby valley. They are called iron ore. What's the point of digging up these stones? You can't eat them. ट्राइब के क्वेश्चंस को फेस करते हुए वायेन ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। वू यांग के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उसने सभी ओर को कैंप के सेंटर में ओपन स्पेस पर पाइल करवा दिया। वू यांग ने पहले ही फर्नेस बिल्डिंग की स्पॉट चुन ली थी। ये स्लाइटली रेज्ड जगह थी, वाटर सोर्स के क्लोज और चारकोल बनाने के लिए इनफ ट्रीज से सराउंडेड। चीफ वायेन, फ्रॉम नाउ ऑन प्लीज मार्क दिस एरिया एज रिस्ट्रिक्टेड। नो वन एक्सेप्ट द बिल्डर्स इज अलाउड टू कम नियर, वू यांग ने कहा। ये ब्लैक रॉक ट्राइब के राइज का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अंडरस्टूड, आई विल टेक केयर ऑफ इट, वायेन ने रिप्लाई किया। उसने तुरंत अपनी मोस्ट ट्रस्टेड गार्ड्स को एरिया को कंप्लीटली सिक्योर करने का ऑर्डर दे दिया। हाई प्रीस्टेस, वू यांग ने एलिजा की ओर टर्न किया। डू यू नीड मी टू डू एनीथिंग? उसने ब्लिंक करते हुए पूछा। ये देखकर कि ट्राइब की चीफ भी वू यांग का लीड फॉलो कर रही थी, उसके पास रिफ्यूज करने का कोई रीजन नहीं था। उन्हें आयरन टूल्स की बहुत जरूरत थी। कोई भी स्टोन और बोन से बने वेपन्स और टूल्स यूज करना नहीं चाहता था। रोलैंड की आयरन आर्मी की पावर देखने के बाद वो इसे वेल अंडरस्टैंड करती थी। आई नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ चारकोल एज मच एज पॉसिबल, वू यांग ने कहा। प्लीज अरेंज फॉर पीपल टू कट डाउन प्लेंटी ऑफ वुड। वुड? दैट्स ईजी, I'll हैंडल इट। एलिजा ने नोट किया और क्विकली ऑर्डर्स दे दिए। जल्द ही पूरा ब्लैक रॉक ट्राइब मोशन में था। कुछ लोग ट्रीज कट करने गए, जबकि वू यांग ने एलिजा को चारकोल किल्न्स बिल्ड करने का तरीका सिखाया। एलिजा क्विक टू लर्न थी। कुछ एक्सप्लेनेशंस के बाद वो एवरीथिंग समझ गई। 3 दिन बाद उसके गाइडेंस में कट वुड को किल्न्स में पैक करके सिंपल ट्रेडिशनल मेथड से जलाकर चारकोल बनाया गया। इस बीच वायन ने वू यांग के सुपरविजन में दूसरी ग्रुप को फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स बनाने के लिए क्ले किल्न्स बिल्ड करने का लीड किया। जब ब्लैक चारकोल और ग्लोइंग रेड फायर ब्रिक्स के पाइल्स आखिरकार किल्न से बाहर आए तो ब्लैक रॉक ट्राइब की महिलाएं एक्साइटमेंट से भर गईं। उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। वू यांग द्वारा उनके लिए लाए गए चेंजेस को देखकर वायन और एलिजा उसके बारे में डिफरेंटली फील करने लगीं। वे अब उसे सिर्फ ट्राइब की नंबर बढ़ाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देख रही थीं। आधे महीने की हार्डवर्क के बाद फायर ब्रिक्स और चारकोल का पहला बैच आखिरकार रेडी था।
फिर वू यांग ने ऑफिशियली आयरन ओर को स्मेल्ट करने के लिए एक सिंपल क्ले फर्नेस का डिजाइन निकाला। पहले बनाई गई फायर ब्रिक्स इसी पर्पस के लिए थीं। चीफ वायन के लीडरशिप में महिलाओं ने ब्लैक रॉक ट्राइब की पहली क्ले फर्नेस बिल्ड करना शुरू कर दिया। वू यांग के लिए ये फर्नेस सिंपल लेकिन प्रैक्टिकल थी। ब्लैक रॉक ट्राइब की महिलाओं के लिए, जो अभी भी स्टोन एज में लिविंग थीं, ये रियल चैलेंज थी। कंस्ट्रक्शन के दौरान वे क्यूरियोसिटी से भरी थीं और आपस में फुसफुसा रही थीं कि वू यांग उनसे जो कुछ भी करवा रहा था उसके बारे में। Why is this man digging such a deep hole? Wasn't he the one we captured? Why are the chief and the high priestess listening to him? Hey Wu Yang, why are we covering the walls with mud? Won't it collapse when it rains? What's this little hole for? कंस्ट्रक्शन की चार्ज में फीमेल वॉरियर्स काम करते हुए कॉन्स्टेंटली ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस पूछती रहीं। कभी-कभी वू यांग पूरी तरह स्पीचलेस रह जाता था। नॉलेज, द ओल्ड सेइंग वाज राइट, नॉलेज इज ऑलवेज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्रोडक्शन। वो वंडर करने लगा कि शायद उसे उनके लिए एक लिटरेसी क्लास शुरू करनी चाहिए। हाँ, वो सोचता था कि वो ब्लू स्टार सिविलाइजेशन का नॉलेज उनके साथ शेयर कर सकता था और इन नेटिव्स को एक स्मॉल लेकिन पावरफुल सरप्राइज दे सकता था। ऑफ कोर्स, इसके लिए सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी ट्री के कई की पार्ट्स को पहले अनलॉक करना पड़ता। ये एक लॉन्ग रोड अहेड था, लेकिन अपने नॉलेज से उन्हें बेसिक सिखाना बहुत हार्ड नहीं होता। अगले कुछ दिनों में वू यांग ने महिलाओं को डायरेक्ट किया, जैसे वे मड मिक्स कर रही थीं और वॉल्स बिल्ड कर रही थीं, फर्नेस के प्रिंसिपल्स को सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करते हुए। दिस पिट इज ए फर्नेस गिवन टू अस बाय द गॉड्स टू ग्रांट अस स्ट्रेंथ। कवरिंग इट विद मड मेक्स इट स्ट्रोंगर and able to withstand the fire that melts stone. This small hole is where the wind god sends his breath to make the flames burn hotter. उसने ब्लू स्टार के फिजिकल और केमिकल प्रिंसिपल्स को स्टोरीज में बदल दिया, जिन्हें वे समझ सकती थीं। रिजल्ट्स सरप्राइजिंगली गुड थे। फीमेल वॉरियर्स ऑ में सुनती और भी हार्ड वर्क करती। उन्हें लगा कि वे सिर्फ डिगिंग और मड मिक्सिंग नहीं कर रही थीं, बल्कि एक सेक्रेड ऑल्टर बिल्ड कर रही थीं। दिन भर चारकोल बनाने की ड्यूटीज से फारिग होकर एलिजा फर्नेस साइट पर आई। वो दूरी से खड़ी वू यांग को शांतिपूर्वक योद्धाओं को निर्देश देते देख रही थी। कभी वो झुककर गड्ढे की गहराई चेक करता, कभी मिट्टी की चिपचिपाहट टेस्ट करता, कभी महिलाओं को चीजें समझाता। वे गर्वीली और उग्र योद्धाएं अब उसके सामने नरम भेड़ों जैसी व्यवहार कर रही थीं। वे बिना हिचकिचाहट के वो सब कर रही थीं जो वो कहता था। एलिजा की भावनाएं और जटिल हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वो अब इस आदमी को नहीं समझ पा रही थी। वो एक रहस्य की तरह था, एक शांत लेकिन अजेय आकर्षण से भरा। वो उसे समझना चाहती थी, लेकिन गहराई में खिंचे जाने से डरती थी। डिंग, डिटेक्टेड हाई पोटेंशियल टारगेट, एलिजा शोइंग मेजर इमोशनल फ्लक्चुएशन, लॉयल्टी 0.2%। वू यांग के दिमाग में अचानक सिस्टम मैसेज गूंजा। वो एक पल के लिए जाम हो गया, फिर मुड़ा तो देखा एलिजा चुपके से उसे देख रही थी। जब एलिजा को पता चला कि वू यांग ने उसे देख लिया है, तो वो तेजी से मुड़ी और चली गई। उसके कदम जल्दबाजी भरे थे। वू यांग ने भौहें चढ़ाईं। आज इसकी क्या हो रही है? हाल ही में उसने नोटिस किया था कि ये महिला अक्सर उसे चुपके से देखती रहती थी, समय समय पर कहीं से प्रकट हो जाती थी। हर बार वो उससे थोड़ा सा फेवर कमाने लगती थी, सिर्फ 0.2% ज्यादा, जैसे टूथपेस्ट निचोड़ना। वू यांग ने सिर हिलाया। एलिजा को जीतने का टास्क पूरा करने के लिए अभी समय था। एक बार जब वो आयन स्मेल्टिंग प्रोजेक्ट पूरा कर लेगा तो उसके साथ निपटना आसान हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम कई दिनों तक चला। सबके प्रयासों से एक साधारण लेकिन मजबूत मिट्टी की ब्लास्ट फर्नेस आखिरकार कैंप के केंद्र में खड़ी हो गई। सब कुछ तैयार था, सिर्फ आखिरी चरण बाकी था। हाई प्रीस्टेस एलिजा की गणना के अनुसार भट्टी जलाने का सबसे अच्छा समय तीसरे दिन की सुबह तय किया गया। उस दिन पूरे ब्लैक रॉक ट्राइब ने अपना काम रोक दिया। सभी भट्टी के चारों ओर इकट्ठे हो गए, घनी भीड़ बनाते हुए। उनके चेहरों पर तनाव, प्रत्याशा और श्रद्धा थी। वे सब एक मिरेकल देखने का इंतजार कर रहे। क्या तुम सच में मानती हो कि पत्थर से लोहा बनाया जा सकता है? ये तो अद्भुत है। मुझे यकीन नहीं, लेकिन चीफ और हाई प्रीस्टेस को देखो, वे गंभीर लग रही हैं। वे काले कोयले और लाल ईंटें तो पहले ही अद्भुत थीं। अगर वे सचमुच पत्थर से 100 गुना ज्यादा कठोर कुछ बना सकें तो हम। महिलाओं की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वायन और एलेजा भट्टी के सामने औपचारिक वस्त्रों में गंभीरता से खड़ी थीं। उनके पीछे कबीले की 50 सबसे अच्छी महिला योद्धाएं व्यवस्था बनाए हुई थीं। उनके चेहरे गंभीर थे। वो यांग मुंह में घास का तिनका और हाथ जेब में डाले समारोह शुरू होने का आलसी इंतजार कर रहा था।
वो आखिरकार, जैसे ही सूरज की पहली किरण बादलों को चीर कर निकली, ब्लैक रॉक ट्राइब में सींगों की गहरी आवाज गूंज उठी। समय आ गया है, आग जलाओ। एलिजा ने आसमान की ओर देखकर जोर से घोषणा की। वायन ने तैयार मशाल ली और भट्टी के आधार वाले छेद में डाल दी। फूश! भट्टी के नीचे रखी सूखी लकड़ी और चारकोल जोर से जल उठी और गर्मी ने जल्द ही आसपास की हवा को तप्त कर दिया। बेलोस चलाओ, आग बढ़ाओ। वो यांग ने बेलोस चलाने वाली महिला योद्धा को चिल्लाकर कहा। भट्टी के पास खड़ी कई मजबूत महिलाओं ने तुरंत पूरी ताकत से पुश और पुल करना शुरू कर दिया। हालांकि बेलोस सिर्फ जानवर की खाल और लकड़ी से बने थे, वे आश्चर्यजनक रूप से अच्छा काम कर रहे थे। फूश फूश! हर पुल के साथ तेज हवा की लहरें वेंट से होकर भट्टी में घुस रही थीं। अंदर लपटें आग के सांप की तरह उठ रही थीं और गर्मी की लहरें ऊपर से फूट रही थीं, हवा को विकृत कर रही थीं। देख रही महिलाएं डर और विस्मय से पीछे हट गईं। अब लोहे का अयस्क डालो। जब वो यांग को लगा कि तापमान सही है, तो उसने दूसरी टीम को बुलाया कि कुचले हुए लोहे के अयस्क की टोकरियां लाएं। उन्होंने उन्हें भट्टी के ऊपरी सरल शूट से सावधानी से डाला। चारकोल डालो। उसकी आवाज फिर गूंजी और काले चारकोल की टोकरियां पीछे पीछे आईं। परत दर परत लोहे का अयस्क, फिर चारकोल बारी बारी से डाला जाता रहा। सब मेहनत से काम कर रहे थे, तेज गर्मी में पसीने से तर। समय बीतता गया और आग और मजबूत होती गई, जब तक पूरी भट्टी लाल नहीं हो गई। महिलाएं घबराकर देख रही थीं, सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रही थीं। वो यांग का चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन अंदर वो अपने पहले लोहा पिघलाने के नतीजे को देखने के लिए उतावला था। यह पुरानी पिघलाने की विधि सचमुच ताकत मांगती है, वो सोच रहा था। अच्छा है कि ये महिलाएं मजबूत हैं, वरना भट्टी को भरना और बेलोस चलाना कई टीमों को थका देता। वो मन ही मन सांस ले रहा था। समय समय पर वो ऑब्जर्वेशन होल से जाकर अंदर के तापमान और प्रतिक्रिया चेक करता। ये पुरानी पिघलाने की विधि सचमुच ताकत मांगती है, वो सोच रहा था। अच्छा है कि ये महिलाएं मजबूत हैं, वरना भट्टी को भरना और बेलोस चलाना कई टीमों को थका देता। वो मन ही मन सांस ले रहा था। एक बार उनकी तकनीक बेहतर हो जाए तो वो सुरक्षित और ज्यादा कुशल पिघलाने की प्रक्रिया पर स्विच करने की योजना बना रहा था। आखिरकार उन्हें भविष्य में स्टील उत्पादन की जरूरत पड़ेगी और ये आदिम भट्टी कभी पर्याप्त नहीं होगी। कैसा चल रहा है वुयांग? वायन और अलिजा उसके पास खड़ी थीं, उनके चेहरे तनावग्रस्त। चिंता मत करो, लगभग तैयार है। वुयांग ने वायन के लाल चेहरे और अलिजा की चिंतित आंखों की ओर देखते हुए कहा। हवा लगातार चलाते रहो और आग बढ़ाओ, गर्मी अभी भी काफी नहीं है। 2 घंटे बाद भट्टी के अंदर का लोहा का अयस्क आखिरकार चमकदार लाल तरल में बदल गया, नीचे जोर से उबल रहा था। अच्छा, लोहा निकालने की तैयारी करो। वुयांग की आंखें खुशी से चमक उठीं, जैसे वो जोर से घोषणा कर रहा हो। ये सुनकर सब घबराकर भट्टी की ओर देखने लगे। 2 तैयार महिला योद्धाओं ने तेजी से विशेष पत्थर के पिक से भट्टी के नीचे सील किए गए लोहे के आउटलेट को तोड़ दिया। सिसल! एक तेज जलन भरा नीला धुआं निकला। गर्म चमकदार लाल लोहे के पानी को पहले खुदे चैनल से होकर रेत और मिट्टी से बने मोल्ड में ले गया। ओ मेरे देवता, पत्थर सचमुच पिघल रहे हैं। इतना भयानक तापमान, इतनी गर्मी है। भीड़ अविश्वास से सांस रोककर देख रही थी। वायन और अलीजा लोहे के पानी के बहाव को ध्यान से देख रही थीं। उनका सांस तलाव से धीमा हो गया था। लोहे का पानी जल्द ही रेत के मोल्ड को भर गया। वू यांग ने महिलाओं को निर्देश दिया कि आउटलेट को गीली मिट्टी से ढक दो, इसे प्राकृतिक रूप से ठंडा होने दो। वू यांग के मार्गदर्शन में सब मोल्ड में लाल चमक धीरे धीरे फीकी पड़ते देख रहे थे। जब अंदर की चीज पूरी तरह ठंडी हो गई और तनल लोहा ठोस होकर गहरे ग्रे ब्लॉक में बदल गया, तो भीड़ में किसी ने शंका से पूछा, क्या ये लोहा है? ये तो खास नहीं लग रहा। वू यांग मुस्कुराया और एक महिला योद्धा से कहा, अपनी सबसे तेज पत्थर की कुल्हाड़ी से इसे एक बार काट कर देखो। महिला ने सिर हिलाया, अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी ऊंची उठाई और जोर से घुमाई। क्लैंग! शक्तिशाली रीबाउंड से उसका हाथ सुन्न हो गया, जिससे वो कई कदम पीछे लड़खड़ा गई। लगभग कुल्हाड़ी गिरा ही रही थी। उसने फिर नीचे देखा और स्तब्ध रह गई। लोहे के इंगॉट पर सिर्फ एक हल्का सफेद निशान था, लेकिन उसकी गर्व वाली पत्थर की कुल्हाड़ी की धार पर बड़ा सा चिपका हुआ था। अघ! चारों ओर सदमे की सांसें सुनाई दी। सब इस दृश्य को विस्मय से देख रहे थे। ये तो बहुत कठोर है, इसके साथ हम सबसे तेज हथियार बना सकते हैं। महिलाएं उत्साह से जयकारा कर रही थी। वायन तेजी से आगे बढ़ी, झुकी, अभी भी गर्म कठोर लोहे के इंगॉट को धीरे से छुआ। डार्क रॉक कबीला आखिरकार पाषाण युग से बाहर निकल आया था, और ये सब उसके कारण था। वो अचानक वू यांग की ओर देखी, उसकी आंखों में सच्चा सम्मान और प्रशंसा थी। इस आदमी ने न तो डींग मारी थी, न झूठे वादे किए थे। उसने सचमुच कबीले के भाग्य बदलने की उम्मीद लाई थी। डिंग!
वायन से मजबूत भावनात्मक उतार चढ़ाव का पता चला, जो होस्ट में गहरा सम्मान और प्रशंसा पैदा कर रहा है। डिंग, वायन अब तुम्हें कबीले के भाग्य को बदलने वाले व्यक्ति के रूप में देखती है। तुम उसके जीवन की चमकदार रोशनी बन गए हो। डिंग, वायन का मूड उफान पर है और उसे तुम्हें पाने की तीव्र इच्छा है। डिंग, हाई पोटेंशियल टारगेट एलिजा से भारी भावनात्मक उतार चढ़ाव का पता चला, जिससे उसका समर्पण स्तर 20% बढ़ गया और वो अब तुम्हारी प्रशंसा और सम्मान करती है। डिंग, एलिजा का मूड उफान पर है और उसे तुम्हें पाने की तीव्र इच्छा है। वू यांग ने मुड़कर देखा और इस पल वायन और एलिजा दोनों ही उसे चंचल, आकर्षक भाव से देख रही थी। वाह, ये दोनों महिलाएं अब खुद को रोक नहीं पा रही हैं। मैंने तो अभी अपनी शक्ति भी नहीं दिखाई। भविष्य के बड़े दृश्यों में क्या वे चीखेंगी और उछलेंगी नहीं? मेरे सामने की धातु तकनीकी रूप से कास्ट आयरन है, जो बहुत कठोर है, लेकिन भंगुर है और डक्टिलिटी कम है। इसे अच्छा हथियार बनाने के लिए इस भंगुर कास्ट आयरन को उपयोगी स्टील में प्रोसेस करना होगा। डिंग, पता चला कि होस्ट ने कांस्य युग को पार कर लिया है और पहला लोहा पिघलाने का काम पूरा कर लिया है। डिंग, बधाई हो, तुमने पाषाण युग का अंत हासिल कर लिया है। औद्योगिक प्रौद्योगिकी ट्री से पुरस्कार, एक शुरुआती फॉर्जिंग मास्टरी स्किल और ठंडे हथियारों के पिघलाने और बनाने के पूर्ण ब्लूप्रिंट। डिंग, बधाई हो, तुमने लोहा पिघलाने के मील के पत्थर को हासिल कर लिया है। पुरस्कार, एक अनीलिंग टेक्निक और कार्बन इन्फिल्ट्रेशन के साथ स्टील फॉर्जिंग टेक्निक। डिंग, तुम ब्लैक रॉक कबीले को पाषाण युग से बाहर ले जा रहे हो। ये इतिहास में एक शानदार मील का पत्थर है और ये कबीले के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जैसे ही मैं झपकी लेने वाला था, तकी आ गया। पुरस्कार नोटिफिकेशन की श्रृंखला सुनकर वू यांग के दिल में खुशी भर गई। सो कॉल्ड कार्बन इन्फिल्ट्रेशन ब्लॉक बार बार गर्म करके, मोड़कर और इस आदिम कास्ट आयरन और चारकोल की आग से हथौड़े मारकर बनाया जाता है, जिससे इसका कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है और स्टील बन जाता है। इन तकनीकों से वो अब वर्तमान पिघलाने की स्थितियों में सही लोहे के हथियार और औजार बना सकता है। लेयर्ड स्टील, एनकैप्सुलेटेड स्टील या स्टील इन्फ्यूजन जैसी तकनीकों के लिए शायद बाद में इंतजार करना पड़ेगा, जब औद्योगिक प्रौद्योगिकी आगे बढ़ेगी। हालांकि मैं अब संतुष्ट हूं, क्योंकि मैंने शून्य से कुछ बनाने की समस्या हल कर ली है। वू यांग लोहे के इंगॉट के पास गया और कबीले की उत्साहित महिलाओं की ओर देखा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, "यह सिर्फ शुरुआत है। उत्पादन बढ़ाओ और लोहे के ब्लॉक बनाते रहो।" वू यांग ने फिर पास के खुले स्थान की ओर इशारा करते हुए वायन से कहा, "चीफ वायन, मुझे यहां हमारी आग प्रतिरोधी ईंटों से एक ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप बनाने की जरूरत है।" ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप? वायन और एलिजा दोनों हैरान लग रहे थे। ये वो जगह है जहां हम जो लोहे के ब्लॉक बनाते हैं, उनसे हथियार बनाए जाते हैं? वू यांग ने सरलता से समझाया। उसने तेजी से जमीन पर चारकोल से बेसिक प्लान बना दिया। एक सेमी ओपन शेड, जिसमें कई अलग अलग भट्टियां थीं। एक लोहे के इंगॉट को लाल होने तक दोबारा गर्म करने के लिए, दूसरी धातु को हथौड़े मारने के लिए फोर्ज। समझ गई। वायन ने वू यांग के निर्देशों के अनुसार तुरंत आदेश दे दिए। लोहा पिघलाने की सफलता देखकर उत्साहित महिलाएं बिना थके मेहनत से काम कर रही थीं। आधे दिन से भी कम समय में एक साधारण लेकिन पूरी तरह काम करने वाली ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप बन गई। वू यांग ने किसी को बड़ा खोखला लॉग ढूंढने को कहा, मोटी जानवर की खाल और लकड़ी से पिस्टन स्टाइल बेलोज बनाया और लचीली बेलों से ड्राइव मैकेनिज्म बनाया। जब दो महिला योद्धाएं पैडल पर पैर रखकर चलातीं, तो बड़ा पिस्टन लॉक के अंदर आगे पीछे होता, वेंट से तेज हवा की लहर निकलती और भट्टी में चारकोल की चिंगारियां उड़ाती। वाह, ये तो अद्भुत है। दोनों महिला योद्धाएं वू यांग की नई खोज से फिर हैरान रह गईं। आग की समस्या हल होने के बाद अगला कदम हथौड़ा और एनविल था, लेकिन ये चिकन एंड एग समस्या पैदा कर रहा था। पहले हथौड़ा आएगा या एनविल? बिना हथौड़े के वो हथियार कैसे फोर्ज कर सकते थे? थोड़ी सोच विचार के बाद वू यांग ने समाधान निकाला। उसने महिलाओं से कहा कि वो एक बड़ा, बहुत कठोर ग्रेनाइट का टुकड़ा ढूंढें, जिसे वे सपाट पीसकर अस्थायी एनविल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। फिर उसने सबसे मजबूत महिला योद्धाओं को चुना, जिन्होंने खुद को बचाने के लिए मोटी पानी में भिगोई जानवर की खाल पहन रखी थी। पहले फॉर्ज किए गए लोहे के इंगॉट को लाल होने तक गर्म करने के बाद वू यांग ने महिला योद्धाओं को पत्थर के हथौड़ों से उसे हथौड़े मारने का निर्देश दिया। मारो। वू यांग के आदेश पर कई महिला योद्धाओं ने भारी पत्थर के हथौड़े ऊंचे उठाए और बारी बारी से इंगॉट पर प्रहार किया। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग। प्रभाव की भारी आवाज लगातार गूंज रही थी और हर प्रहार से लोहे का इंगॉट थोड़ा और डिफॉर्म हो रहा था। पत्थर के हथौड़े उच्च गर्मी में टूटते जा रहे थे, इसलिए वे नए से बदलते रहे।
धीरे धीरे लोहे का इंगॉट एक लंबे टुकड़े में बदल गया। बार बार गर्म करके और हथौड़े मारकर रफ आयरन हैमर धीरे धीरे आकार लेने लगा। लोहे का हथौड़ा तैयार होने के बाद फॉर्जिंग बहुत आसान हो गया। वू यांग ने उसी तरीके से एक सपाट एनविल बनाया जो फटे ग्रेनाइट ब्लॉक की जगह ले लेगा। सब कुछ तैयार था। कुछ जोड़ी टोंग्स बनाने के बाद वू यांग ने एक चमकदार लाल गर्म लोहे का टुकड़ा एनविल पर रखा। फिर उसने पास की एक महिला योद्धा से बात की जिसका नाम कायरा था और जिसे ब्लैक स्मिथिंग में कुछ प्रतिभा थी। कायरा, इधर आओ, इस हथौड़े से यहां मारो। कायरा कबीले की हंटिंग टीम की स्क्वाड लीडर थी, लंबी और मजबूत, शक्तिशाली बाजुओं वाली। हाँ, वो वू यांग पर पूरा भरोसा करती थी, हालांकि थोड़ी घबराई हुई थी। उसने हथौड़ा उठाया और मारना शुरू किया। साफ, जोरदार क्लैंग्स वर्कशॉप में गूंजे, चिंगारियां हर तरफ उड़ रही थीं। गुड, जस्ट लाइक दैट, कीप गोइंग। वू यांग संतुष्टि से नॉड किया। उसके मार्गदर्शन में कायरा और अन्य महिला योद्धाएं मेटल टूल्स फॉर्ज करना सीखने लगीं। वे सिंपल टास्क से शुरू हुईं, आयरन ब्लॉक्स को आयरन बार्स में बदलना, फिर बार्स को शार्प स्पीयर हेड्स में शेप करना। हथौड़ों की आवाज और महिलाओं की चीखें वर्कशॉप में भर गईं। ये काम आसान नहीं था। महिलाओं के चेहरे और शरीर काले सूत से ढके थे। पसीना उनके लेदर आर्मर को भिगो रहा था, लेकिन उनकी आंखें उत्साह से जल रही थीं। जल्द ही शार्प आयरन स्पीयर हेड्स का पहला बैच तैयार हो गया। ट्राइब के लोग तैयार वुडन शाफ्ट्स लाए और स्पीयर हेड्स को उनमें फिट कर दिया, पूरी स्पीयर्स बनाने के लिए। शील्ड्स लाओ, सबसे मजबूत वाले। वू यांग ने विजन की ओर देखा और कुछ ने ट्राइब के सबसे टिकाऊ शील्ड्स लाए जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ एनिमल हाइड और वुड से बने थे, टेस्टिंग के लिए। एक महिला योद्धा ने आयरन स्पीयर पकड़ा, डीप ब्रेथ ली और अचानक आगे बढ़ी। थर्ड, एक सॉफ्ट साउंड। मोटा शील्ड जो वाइल्ड बोर टस्क्स और ब्लैक बेयर क्लॉज को रोकने के लिए काफी मजबूत था, आयरन स्पीयर हेड से आसानी से कागज की तरह बेध दिया गया। वाह, ये तो बहुत तेज है। ये स्टोन स्पीयर से 10,000 गुना बेहतर है। सब जंगली उत्साह से चीयर करने लगे। इस तरह के हथियार से उन्हें किस भयंकर जानवर या डरावने दुश्मन का डर होना चाहिए। वायेन ने आयरन स्पीयर उठाया और संतुष्टि से मुस्कुराई। वू यांग ने नॉड किया और कहा, यह आयरन स्पीयर सचमुच अच्छा है। अब से हमारा ब्लैक रॉक ट्राइब ग्रेट वाइल्डरनेस माउंटेन में अजय होगा। वायेन की आंखों में तेज चमक आई। वू यांग मुस्कुराया और कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी एक सूटेबल वेपन मिलना चाहिए। एक लीडर के रूप में तुम अभी भी स्टोन एक्स इस्तेमाल नहीं कर सकती, राइट? ये कहकर वू यांग मुड़ा और फॉर्ज की तरफ वापस चला गया। उसने फर्नेस से एक बड़ा आयरन पीस निकाला जो विशेष रूप से वायेन के लिए रिजर्व था। 1 मिनट रुको, मैं खुद तुम्हारे लिए एक वेपन क्राफ्ट करूंगा। वू यांग के शब्दों ने वायेन को थोड़ा रोकने पर मजबूर कर दिया। उसे अनएक्सपेक्टेडली मूव्ड फील हुआ। अगले कुछ घंटों में वू यांग लगातार आयरन पर हथौड़े मारता रहा। उसकी स्किल्ड टेक्निक और स्ट्रेंथ उसे एक एक्सपीरियंस्ड ब्लैकस्मिथ जैसा बना रही थी। हर बार जब वो आयरन को फोल्ड करता, हैमर करता, क्वेंच करता और फिर से गर्म करता, वो सब स्मूथली और प्रिसाइजली करता था। सभी एक्शंस सीमलेस थे, हर डिटेल परफेक्टली हैंडल की गई थी। वायन पास में खड़ी बिना हिले डुले देख रही थी। वो उस आदमी के फोकस्ड साइड प्रोफाइल को देख रही थी, उसकी बाजू पर बल्जिन मसल्स को, जैसे वो हैमर स्विंग कर रहा था। वो वू यांग की आंखों को फायर लाइट से रेड ग्लोइंग देख रही थी और उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। ये मैन खुद उसके लिए एक वेपन फॉर्ज कर रहा था। आखिरकार जैसे ही शाम ढलने लगी, वू यांग ने शेप्ड डबल ब्लेडेड एक्स को पानी में ठंडा करने के लिए डाला और फॉर्ज से मोटी सफेद भाप उठी। जैसे ही भाप छटी, एक जोड़ी रगेड डबल ब्लेडेड एक्सेस अपनी असली शक्ल में सामने आईं। एक्सेस हैवी थीं, स्मूथ लाइंस वाली, और उनकी शार्प ब्लेड्स सनसेट की आफ्टरग्लो में चिलिंग ब्लू ग्लो से चमक रही थीं। हैंडल्स सबसे हार्डवुड से बने थे, नॉन स्लिप लेदर कॉर्ड्स से लिपटे, और टॉप पर हैवी आयरन रिंग्स थे। ये डिज़ाइन स्विंग करते समय बैलेंस बढ़ाता था और ब्लंट वेपन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। पहली बार इन एक्सेस को देखकर वायन बहुत प्रभावित हुई। उसकी आंखों में वो प्रशंसा थी जो छिपाई नहीं जा सकती थी। ट्राई करना चाहती हो? वू यांग मुस्कुराया, जैसे वो जोड़ी डबल एक्सेस वायन को थमा रहा हो। यस, वायन खुशी से एक्सेस ले ली, लेकिन तुरंत महसूस किया कि उसके हाथ भारी हो गए और नीचे झुक गए। वाह, ये तो बहुत भारी है। उसकी स्टोन एक्स की तुलना में ये कम से कम 10 गुना भारी थी। अपनी स्ट्रेंथ के बावजूद इसे होल्ड करना उसके लिए काफी मुश्किल था। फिर भी जब वू यांग इसे अभी-अभी होल्ड कर रहा था, तो ये बहुत हल्का लग रहा था। वायन फिर से वू यांग के शब्दों के बारे में सोचने लगी। उसकी स्ट्रेंथ सचमुच उससे आगे निकल चुकी थी।
पहली बार अनस्टेडी फील होना नॉर्मल है। समय के साथ तुम्हें आदत पड़ जाएगी, वू यांग मुस्कुराते हुए बोला, उसके विचार पढ़ते हुए और रीएश्योरेंस देते हुए। वायन हमेशा स्ट्रांग विल्ड रही है और वू यांग की शब्दों ने उसकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जगा दी। वो पहले से ही एक्सेस से स्किल्ड थी और थोड़े प्रैक्टिस के बाद वो जल्दी से डबल एक्सेस हैंडल करना सीख गई। एक एक हाथ में एक एक्स पकड़कर वायन ने उन्हें बड़ी ताकत से स्विंग किया। शार्प ब्लेड्स ने हवा को चीर दिया, लगभग फाड़ डाला। एक्सेस उसके हाथों का हिस्सा बन गई, उसकी स्ट्रेंथ को परफेक्टली चैनल करती हुई। नेक्स्ट वायन पास की एक बड़ी चट्टान की तरफ बढ़ी। उसका बीस्ट ब्लड बर्निंग स्किल तुरंत एक्टिवेट हो गया और उसने दोनों एक्सेस से चट्टान पर जोरदार प्रहार किया। बंग! क्रैक्स और फ्लाइंग डेब्रिस हर तरफ उड़ गए और चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े तुरंत टूट गए। गुड, द लीडर इज माइटी। वायन हरद भी स्टन हो गई, इन डबल एक्सेस से और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगी। थैंक यू, मुझे ये एक्सेस बहुत पसंद आई। वो सच्चे दिल से वू यांग की तरफ मुड़ी, मुस्कुराते हुए। उसकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी। एलिजा ने वू यांग को गौर से देखा, चुप और सोच में डूबी हुई। उस रात ब्लैक रॉक ट्राइब ने एक भव्य बॉनफायर पार्टी रखी। वायन बहुत अच्छे मूड में थी। फ्रूट वाइन के कप एक के बाद एक पी रही थी। महिलाएं जलती हुई आग के चारों ओर इकट्ठी हो गईं। रोस्टेड मीट खा रही थीं, फ्रूट वाइन पी रही थीं और जोर जोर से गा रही थीं, आज की अपनी बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाते हुए। सब बहुत खुश थे। जब माहौल अपने चरम पे पहुंचा, वायन भीड़ को चीरती हुई आई। एक ग्रुप ऑफ विमेन ड्रिंकिंग से वू यांग को खींचकर आगे लाई। उसका वाइल्ड और आकर्षक चेहरा नशे की हल्की झलक दिखा रहा था और उसने बोल्डली वू यांग की ठोड़ी ऊपर उठाई। आओ, मेरे साथ टेंट में चलो। ओ ओ ओ, लीडर इतनी माइटी है। वो यांग, तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा। आज लीडर को अच्छा ट्रेजर मिल गया है। ऑफ कोर्स मैं देखना चाहती हूं कि ये कितना पावरफुल है। वू यांग ने वायन को देखा, एक ऐसी महिला जो वाइल्ड चार्म से भरी थी। उसकी आंखों में उसकी तीव्र इच्छा झलक रही थी। अब और इंतजार नहीं हो रहा। वो यांग ने तेजी से अपने हाथ उसके कमर पे डाला और अपने होठ उसके कान के पास ले गया। गर्म सांस ने वायन को सहरन दे दी और उसके गाल लाल हो गए। दैट्स राइट, मैं इंतजार नहीं कर सकता। वायन ने गला साफ किया और बोल्डली चिल्लाई, आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी अमेजिंग हूं। भीड़ की जयकारों को इग्नोर करते हुए वायन ने वू यांग को पकड़ा और अपने टेंट में घुस गई। एलिजा भीड़ में खड़ी, फ्रूट वाइन का ग्लास हाथ में लिए, उनके जाते हुए को कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स के साथ देख रही थी। कुछ महिला योद्धाएं उसके आसपास इकट्ठी हो गईं। हाई प्रीस्टेस, लीडर को देखो, वो अब उस मैन से दूर नहीं रह पा रही है। हाँ, लीडर पहले इतनी अलग थीं। एलिजा ने कुछ नहीं कहा। उसने फ्रूट वाइन को एक ही सिप में खत्म कर दिया। तीखा लिक्विड उसके गले को जलाता रहा, लेकिन उसके अंदर की अजीब बेचैनी को शांत नहीं कर सका। उसे थोड़ा दुख और थोड़ी जलन महसूस हो रही थी। हाई प्रीस्टेस, क्या आप ठीक नहीं हैं? एक महिला योद्धा ने क्यूरियसली पूछा। नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ी गर्मी है। एलिजा ने सिर हिलाया और खड़ी हो गई। तुम सब खेलते रहो। ये कहकर वो मुड़कर चली गई। जैसे ही वो वायन के टेंट के पास से गुजरी, वो रुक गई। अंदर आग की रोशनी से दो छायाएं दिख रही थीं और हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एलिजा का दिल अचानक जोर से धड़का। वो चुपके से और करीब आई, एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गई। वायेन अपनी लेदर आर्मर खोल रही थी। आज मैं बहुत खुश हूं। वायेन अपनी लेदर स्ट्रैप्स खोलते हुए संतुष्ट सांस के साथ बोली। क्या ये दो एक्सेस की वजह से है? वू यान ने दिलचस्पी से उसे देखा। हाँ और नहीं। वायेन ने अपनी हैवी लेदर आर्मर उतार दी, जिससे उसकी पसीने से भीगी लिनन शर्ट दिखाई दे रही थी, जो उसके स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फिगर को आउटलाइन कर रही थी। मैं खुश हूं क्योंकि मुझे उम्मीद दिख रही है। वो वू यांग के पास आई और अनएक्सपेक्टेडली अपना हाथ उसके गाल पे रख दिया। वो यांग, तुम वो हो जिसने मुझे उम्मीद दी है। वू यांग ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराया। उम्मीद मुफ्त नहीं होती, इसका हमेशा एक प्राइस होता है। मैं समझती हूँ। अचानक वायन ने जोर से वू यांग को पीछे के मोटे एनिमल हाइड बेड पर धकेल दिया, फिर उस पर चढ़ गई और ऊपर से उसे देखने लगी। आज रात मैं तुम्हें प्राइस चुकाऊंगी। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि ब्लैक रॉक ट्राइब की क्वीन अपना प्राइस कैसे चुकाती है। टेंट के बाहर एलिजा एक चट्टान के पीछे छुपकर उनकी बातचीत को ध्यान से सुन रही थी, जिज्ञासा और घबराहट। उसका चेहरा तुरंत गर्म हो गया, जैसे जल रहा हो, शर्म और गुस्सा। ये वायन कैसे कर सकती है? एलिजा ने कान और करीब लगाया और ध्यान से सुनते हुए। डिंग! हाई पोटेंशियल टारगेट एलिजा इंटेंस इमोशनल फ्लक्चुएशन दिखा रही है। मेंटल डिफेंस सबमिशन लेवल 0.5%। डिंग! हाई पोटेंशियल टारगेट एलिजा को स्ट्रॉन्ग मेंटल शॉक हो रहा है। हैरानी। सबमिशन लेवल 0.3%। डिंग!
हाई पोटेंशियल टारगेट एलिजा को अननोन एसोसिएशन हो रहा है। सबमिशन लेवल 0.7%। डिंग। सबमिशन लेवल 0.4%। टेंट के अंदर वू यांग वाइल्ड क्वीन के अनप्रेसिडेंटेड पैशन का आनंद ले रहा था, आनंद लेते हुए। लेकिन अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन की एक सीरीज उसके दिमाग में भर गई। वे स्क्रीन भर के मैसेजेस की तरह दिख रहे थे, छोटे लेकिन लगातार। वू यांग एक पल के लिए स्टन हो गया, फिर जल्दी समझ गया। हैरानी। ये छोटी लड़की बाहर ईव्सड्रॉपिंग कर रही है। उसके चेहरे पर और बड़ा स्माइल आ गया, चालाक मुस्कान। टेंट के अंदर की आवाजें और भी रेकलेस हो गईं। बाहर एलिजा ठंडी चट्टान से टिकी हुई खुद को जमीन पर गिरने से मुश्किल से रोक पा रही थी, कमजोर और हिलती हुई। नहीं, अगर मैं और सुनती रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। एलिजा तेजी से अपने टेंट में वापस गई, बेड पर खुद को फेंक दिया और सिर को एनिमल हाइट से कसकर ढक लिया, परेशान और शर्मिंदा। उसके दिमाग में आवाजें लगातार गूंज रही थीं, जिन्हें इग्नोर करना नामुमकिन था। उस रात एलिजा के लिए नाश होने वाली रात थी, बेचैनी भरी रात। लीडर, अब कौन ज्यादा स्ट्रांग है? वू यांग ने वायेन को देखा, जो वहां सांस लेती हुई सड़ी चुकी मिट्टी के ढेर जैसी पड़ी थी, और संतुष्टि से मुस्कुराया, संतुष्ट मुस्कान। काश अब एक सिगरेट होती तो परफेक्ट होता। वायेन ने उसे एक तेज नजर मारी और सॉफ्टली हम की। वू यांग बहुत खुश था, खुशी से भरा। उसे लग रहा था कि आज रात वायेन पूरी तरह जीत ली गई है, विजय की खुशी। जहां तक हाई प्रीस्ट का, जो टेंट के बाहर सुन रही थी, एक एक करके समय लो। वू यांग सॉफ्ट एनिमल स्किन्स पर लेट गया, अपने अगले स्टेप्स की प्लानिंग शुरू कर दी, योजनाबद्ध। अब उनके पास मेटल टूल्स थे, तो अब ट्राइब की स्ट्रेंथ और स्किल्स दोनों को इंप्रूव करने का समय था। अगले दिन सूरज आसमान में ऊंचा चमक रहा था। वू यांग चीफ के टेंट से बाहर निकला, रिफ्रेश्ड फील करते हुए। अपनी बाजुएं फैलाई और सारे जोड़ों को रिलैक्स फील किया, तरोताज़ा और खुश। टेंट के अंदर वाइन अभी भी सो रही थी। उसके चेहरे पर छोटी संतुष्ट मुस्कान थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन के पीछे छिपी थकान दिखा रही थी कि कल रात उसने कितना पे किया था। ट्राइब की महिलाएं अब सरप्राइज नहीं दिखा रही थीं, इसके बजाय उनकी आंखों में एक्सेप्टेंस और यहां तक कि एनवी दिख रही थी, स्वीकार और ईर्ष्या। उनके लिए एक स्ट्रांग मैन को सबसे स्ट्रांग वुमन मिलनी चाहिए, और चीफ की हालत वू यांग की स्ट्रेंथ को साबित कर रही थी। वू यांग ने क्रीक के किनारे वॉशिंग पूरी की और ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप में आज का काम चेक करने जा रहा था, तभी वो एलिजा से टकरा गया। वू यांग को देखते ही वो नजरें फेर लीं और उसकी आंखों से मिलने की हिम्मत नहीं की, शर्म और घबराहट। गुड मॉर्निंग हाई प्रीस्ट, वू यांग ने मुस्कुराते हुए ग्रीट किया। कल रात अच्छी नींद नहीं आई क्या? उसके 2 नोटिसेबल डार्क सर्कल्स और थके चेहरे को देखकर वू यांग की स्माइल टीजिंग थी, मजाकिया। एलिजा के गाल थोड़े लाल हो गए। वो रात भर मुश्किल से सो पाई थीं। उसके दिमाग में वू यांग की परेशान करने वाली मौजूदगी भरी हुई थी। मैं बस ट्राइब के फ्यूचर के लिए प्रेयर कर रही थी, इसलिए देर तक जागी रही, वो नर्वसली बोली। उसकी आवाज़ और सॉफ्ट हो गई, घबराई हुई और शर्मिंदा। ओह रियली? वू यांग थोड़ा झुका, अपनी वॉइस को लोअर करते हुए। मुझे लगा था कि हाई प्रीस्ट कल रात की बैटल में इतनी इंटरेस्टेड थी कि पूरी रात दीवार से लगकर सुन रही थी, मजाक उड़ाते हुए। तुम बकवास कर रहे हो। एलिजा की आवाज तेज हो गई, जैसे किसी बिल्ली के पूंछ पर पैर पड़ गया हो, गुस्सा और शर्म। मैं तो मजाक कर रहा था, इतना टेंस क्यों हो रही हो? वो जल्दी से हाथ हिलाया और एलिजा से सिंसियरली अग्री किया। दैट्स राइट हाई प्रीस्ट, तुम इतनी प्योर और नोबल हो, तुम शायद कभी दूसरों की बातें ईव्सड्रॉपिंग करने जैसा काम नहीं करोगी, राइट? हल्के मजाक के साथ। एलिजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। उसे कल रात की बात पता चल गई होगी। क्या इस आदमी के टेंट के बाहर भी आंखें हैं? मैंने सोचा था कि मैं सब अच्छे से छिपा ली थी, लेकिन फिर भी पकड़ी गई। कितना शर्मनाक, कितना बोरिंग। एलिजा को लगा जैसे वो किसी छेद में घुसकर छिप जाए। वो एलिजा को गुस्से से घूरकर मुड़ गई और भागने लगी, शर्म और गुस्सा। हे मत जाओ हाई प्रीस्ट, वू यांग ने उसकी कलाई पकड़ ली। एलिजा की कलाई पतली और ठंडी थी, और उसकी सॉफ्ट टच से वू यांग के दिल में एक फ्लटर हुआ, कोमल भाव। वाइन की स्ट्रेंथ और वाइल्डनेस की तुलना में एलिजा स्प्रिंग की तरह प्योर लग रही थी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। वू यांग की बड़ी हथेली ने एलिजा को पकड़ लिया, जिससे वो डेस्परेटली स्ट्रगल करने लगी, जैसे बिजली का झटका लगा हो। घबराहट। नर्वस मत हो, मैं तुमसे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। वू यांग ने उसकी कलाई छोड़ दी और उसकी स्माइल थोड़ी फेड हो गई। एलिजा ने उसे संदेह से देखा, गंभीर। लीडर वाइन को इन दिनों अच्छे से रेस्ट करने की जरूरत है, वू यांग ने कहा। ट्राइब में कई चीजें हैं जिन पर तुम्हारा ध्यान चाहिए, ये मेरा ड्यूटी है। उसने नॉड कर ली और उसका टोन सॉफ्ट हो गया, कोमल।
सिर्फ वेपन्स होने से ट्राइब स्ट्रांग नहीं हो जाएगा, वू यांग ने आगे कहा। ट्राइब को लॉन्ग टर्म के लिए एस्टैब्लिश करने के लिए तुम जानती हो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एलिजा ने एक पल सोचा। ऑफ कोर्स, पॉपुलेशन और फूड। एग्जैक्टली, वू यांग ने अप्रूविंगली नॉड किया। मैं पॉपुलेशन पर काम कर रहा हूं, ये कहते हुए उसने एलिजा की ओर मीनिंगफुल नजर डाली, अर्थपूर्ण नजर। जहां तक फूड का सवाल है, सिर्फ हंटिंग पर निर्भर रहना बहुत अनस्टेबल है। वू यांग पास के ओपन स्पेस की ओर बढ़ा। ये जमीन बहुत फर्टाइल है। अगर हम अब फार्मिंग शुरू कर दें तो भविष्य में हमें भूख का डर नहीं रहेगा। खुद फार्मिंग? एलिजर ने फ्रॉन किया। बेसिकली तुम विभिन्न प्लांट सीड्स ढूंढो, उन्हें बो दो, उन्हें बढ़ने और मेच्योर होने दो, फिर हार्वेस्ट करके स्टोर कर लो। वू यांग मुस्कुराया और झुककर मुट्ठी भर मिट्टी उठा ली। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उन्हें उगाने का तरीका सिखा सकता हूँ। इस तरह हम जो चाहें उगा सकते हैं, उन्हें वाइल्ड से ज्यादा बड़ा, बेहतर और स्वादिष्ट बना सकते हैं। एलिजा कंफ्यूज लग रही थी। खुद उगाना? लेकिन प्लांट्स का ग्रोथ तो जमीन पर निर्भर करता है। हम कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? कौन कहता है कि हम नहीं कर सकते? वू यांग फिर मुस्कुराया। जमीन को भी खुश किया जा सकता है। जब तक हम उसका टेम्परामेंट समझें और जाने कि उसे क्या पसंद है, हम उसे भरपूर फल देने पर मजबूर कर सकते हैं। ये लोगों जैसा ही है, समझी? एलिजा समझती सी लग रही थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसे लग रहा था कि वू यांग के शब्दों में गहरा मतलब है। वू यांग ने एलिजा के साथ कुछ सिंपल फार्मिंग नॉलेज शेयर किया। वो बहुत ध्यान से सुन रही थी। वो समझा रहा था कि ज़मीन कैसे तैयार करें, फर्टिलाइज कैसे करें, इरिगेट कैसे करें, कब बोना है और कैसे मेंटेन और हार्वेस्ट करना है। एलिजा चौड़ी आंखों से सुन रही थी। वू यांग का हर शब्द उसके लिए एक नया दरवाज़ा खोल रहा था। ये ऐसी चीज़ें थी जो उसने पहले कभी नहीं सीखी थी। इन सब बातों को तुम्हें किसने सिखाया? एलिजा पूछे बिना नहीं रह सकी। उसकी नज़र वू यांग पर नर्म हो गई थी, क्यूरियोसिटी और सीखने की इच्छा से भरी हुई। एक बहुत वाइज ओल्ड मैन ने, वू यांग ने कैजुअली जवाब दिया। वो एलिजा की उत्सुक आंखों को देखकर एक जजमेंट बना रहा था। ये महिला वायन से बिल्कुल अलग थी। वायन एक टिपिकल वॉरियर थी जो स्ट्रेंथ की पूजा करती थी और मानती थी कि सिर्फ पावर से उसे सबमिट किया जा सकता है। लेकिन एलिजा ज़्यादा स्कॉलर जैसी थी। एक प्रीस्टेस के रूप में उसका गर्व उसकी विजडम और फेथ से आता था। अगर मैं वायन की तरह ब्रूट फोर्स यूज करता तो वो शायद नापसंद करती। उसे जीतने के लिए मुझे उसके सबसे गर्व वाले क्षेत्र, उसकी इंटेलिजेंस पर मेंटली अटैक करना होगा। मुझे उसे दिखाना होगा कि उसका नॉलेज मेरे सामने बेकार है। तब वो मुझे एडमायर करेगी और विलिंगली अपना दिल खोल देगी। हाँ, ये छोटी लड़की थोड़ी प्राउड और स्टबन है। ये समझकर वू यांग का प्लान और क्लियर हो गया। उसने एलिजा के चेहरे पर थोड़ी मिट्टी और ऐश देखी और जेंटली अपना हाथ बढ़ाकर उसे पोंछ दिया। यहाँ थोड़ा गंदा है। वू यांग के मूवमेंट्स नेचुरल और जेंटल थे। एलिजा पूरी तरह फ्रीज हो गई। उसके गाल से शुरू होकर पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तुम क्या कर रहे हो? एलिजा अचानक नर्वस हो गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा और दिमाग खाली हो गया। जब तक वो रिएक्ट कर पाती, वू यांग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। उसकी उंगली के सिरे पर एक छोटा सा ब्लैक ऐश का कण था जिसे वो उसके सामने हिला रहा था। क्या हाई प्रीस्टेस इतनी टिमिड है? यहाँ देखो। वू यांग मुस्कुराया और सुबह की धूप में उसकी मुस्कान खास तौर पर आकर्षक लग रही थी। एलिजा एक डरी हुई हिरन की तरह पीछे उछल गई। तुम एलिजा हेजिटेट की, अपना चेहरा ढकते हुए। शर्म और गुस्से दोनों महसूस करती हुई वू यांग को घूर रही थी। हम इतने करीब हैं और तुम अभी भी शर्माती हो? वू यांग ने श्रक किया। वो फैसला कर चुका था कि अब उसे और टीज नहीं करना है और ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप की तरफ चल दिया। एलिजा अपने गर्म चेहरों को पकड़े हुए बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील कर रही थी। कभी कभी ये मैन उसे इतना गुस्सा दिलाता था कि वो चीखना चाहती थी, लेकिन दूसरे समय वो एक वाइज व्यक्ति जैसा लगता था जिससे उसे अजीब सी एडमिरेशन फील होती थी। एलिजा को एहसास हुआ कि वो उसके बारे में और जानना चाहती है। वो अपने हाथों को देखकर वू यांग द्वारा फार्मिंग के बारे में कही गई बातें याद करने लगी। शायद उसे इसकी कोशिश करनी चाहिए। वू यांग आगे बढ़ता रहा, खुद से सोचते हुए। एक प्राउड वुमेन को ज्यादा जोर से नहीं धकेलना चाहिए। थोड़ी दूरी बनाए रखो, उसे थोड़ा टीज करो ताकि उसकी इंटरेस्ट बनी रहे। आज मैं उसे फार्मिंग का बड़ा प्लान दूंगा, उसे क्यूरियस बनाऊंगा। बाद में मैं अच्छा मौका ढूंढकर उसके साथ और कनेक्ट करूंगा। मुझे चिंता नहीं है कि वो मेरे प्यार में नहीं पड़ेगी। सोचते हुए वू यांग ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप पहुंच गया। एक हॉट विंड ने उसका स्वागत किया और जगह पहले से ही बिजी और लाइवली थी। कायरा दर्जनों फीमेल वॉरियर्स के साथ वू यांग द्वारा कल छोड़े गए ब्लूप्रिंट के अनुसार विभिन्न आयरन टूल्स फोर्ज कर रही थी। अधिक स्पीयर्स और माउंटेन एक्सेस के अलावा वे अब सिंपल डेली आइटम्स जैसे आयरन पॉट्स और नाइव्स भी बनाने लगी थीं। वू यांग ने संतुष्टि से नॉट किया। उसे ऑर्डर्स देने की जरूरत नहीं थी। वो अकेले कोने में गया, एक पीस ऑफ चारकोल उठाया और फ्लैट स्टोन स्लैब पर नए प्लांट्स ड्रॉ करने लगा। वो वेपन्स नहीं डिजाइन कर रहा था, बल्कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। व्हील बैरो जिसमें व्हील था,
सॉइल टर्न करने के लिए प्लो और डिस्टिलेशन के लिए कुछ बॉटल्स और जार्स। एलिजा दूर से देख रही थी। वो करीब नहीं आई, बस वर्कशॉप के बाहर खड़ी जमीन पर क्राउच्ड मैन को अपने ड्राइंग पर फोकस्ड देख रही थी। सूरज की रोशनी उसके साइड फेस पर पड़ रही थी, उसके फीचर्स को क्लियर आउटलाइन दे रही थी। इस पल वू यांग फ्रिवलस या ओवरबियरिंग नहीं लग रहा था, सिर्फ काम और फोकस्ड, जो उसे बहुत अट्रैक्टिव बना रहा था। एलिजा का दिल अनएक्सपेक्टेडली फ्लटर किया और वो गौर से देखती रही। वू यांग के ड्राइंग्स जल्द ही प्रोडक्शन में बदल गए। जब पहला व्हील बैरो बन गया तो ट्राइब फिर से एक्साइटेड हो गया। महिलाएं इस अजीब वुडन कार्ट के आसपास इकट्ठी हो गईं जिसमें सिर्फ एक व्हील था। वे हैरान थीं कि इस डिवाइस से एक महिला आसानी से उन भारी चीज़ों को कैरी कर सकती है जिन्हें पहले 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। चाहे चारकोल हो या ब्रिक्स, एफिशिएंसी 2 गुनी से ज़्यादा हो गई। वू यांग, तुम्हारे दिमाग में कितने अमेजिंग आइडियाज़ हैं। एक फीमेल वॉरियर ने ब्रिक्स से भरा व्हील बैरो पुश करते हुए एक्साइटेडली वू यांग की ओर चिल्लाया। वू यांग ने सिर्फ मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोला। ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिनों में वू यांग बहुत बिजी था। वो ट्राइब की महिलाओं को हर जगह उनके काम में गाइड कर रहा था। वॉल को इस तरह नहीं बनाना और फाउंडेशन को थोड़ा और गहरा खोदो। नो, स्टोन्स और क्ले से रीइंफोर्स करो, वरना बारिश में गिर जाएगा। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, यहाँ देखो। ब्रिक किल्न की चिमनी बदल दो, इससे आधा चारकोल बच जाएगा। और रोड्स, कैंप के मुख्य रास्तों को ब्रोकन स्टोन से पेव कर दो। कुछ दिनों बाद फिर चेक करना, कहीं भी मड न दिखे। रिंग के बाद वो यांग रोज ट्राइब में घूमता, जहां भी कुछ गलत दिखता वहां रुककर एडवाइस देता। शुरू में ट्राइब की महिलाएं थोड़ी रेजिस्टेंट थीं, लेकिन जब उन्होंने अपना पहला रियल ब्रिक हाउस बनाया तो सारी शिकायतें गायब हो गईं। उन्होंने पहले कभी इतना मजबूत घर नहीं देखा था। दीवारें रेड ब्रिक से बनी थीं, छत ब्लू टाइल से ढकी थी और लकड़ी की विंडोज थीं जो खुल और बंद हो सकती थीं। महिला योद्धाएं खुशी से उछल पड़ी और चीयर करने लगीं। एनिमल हाइट टेंट्स की तुलना में ये ब्रिक हाउसेस बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट थे। ब्रिक हाउसेस ड्राई, ब्राइट और बहुत गर्म थे। वू यांग की रेपुटेशन और ट्रस्ट ऑल फीमेल ट्राइब में और बढ़ गया। लीडर कितने दिनों तक उसे डिटेन रखने की प्लान कर रही है, ये सचमुच फ्रस्ट्रेटिंग है। भूल जाओ, हाई प्रीस्टेस अभी तक नहीं मानी है। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? हम पूरे दिन सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ये ऐसे नहीं चल सकता। ठीक है, बस अपने ब्रिक्स बनाओ और फस मत करो। जल्द ही ब्लैक रॉक ट्राइब में बिल्डिंग बूम आ गया। जो महिलाएं फाइटिंग या फार्मिंग में बिजी नहीं थीं, वे सब कंस्ट्रक्शन टीम में शामिल हो गईं। वे लकड़ी काटतीं, क्ले खोदतीं और ब्रिक्स बेक करतीं। वू यांग के गाइडेंस में ट्राइब में कई नए ब्रिक हाउसेस बन गए। इससे पूरा लेआउट ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। लिविंग एरियाज, वर्क जोन्स, ट्रेनिंग ग्राउंड्स और वर्शिप स्पेसेस सब क्लियरली सेपरेटेड हो गए। स्मूथ स्टोन रोड्स हर एरिया को जोड़ते थे और साइड्स में ड्रेनेज डिचेस खोद दिए गए थे। ट्राइब का एनवायरनमेंट और हाइजीन बहुत बेहतर हो गया। तो अगर आप इस वीडियो का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो 100 कमेंट और 500 लाइक करें। देखते हैं आप ये चैलेंज कितनी जल्दी पूरा करते हैं।